हेलो एवरीवन, कैसा हाल चाल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th का भूगोल, ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। तो जो लोग भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और आपको हम वीडियो एक बनाए थे स्पेशल, जो आपके एसएसटी और साइंस के पूरे बुक के बारे में बताए थे, कौन कौन सा बुक पढ़ना है, कितना चैप्टर है, सारे को अच्छे से बता दिए थे, ठीक है। और आज हम आपको बोले भी थे कि सबसे पहले स्टार्ट हम लोग क्या करेंगे, भूगोल ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर दिए हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे आपको कि कैसे पढ़ना है और हम अच्छे से करा देंगे आपको। तो चलिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए, देखते हैं आगे। तो सबसे पहले देखते हैं भूगोल, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो भूगोल का सबसे पहले जनक कौन है, तो इरेटोस्थेनिक, ठीक है। भूगोल के जनक किसे माना जाता है, इरेटोस्थेनिक को माना जाता है। उसका जो ये ज्योग्राफी शब्द है, भूगोल ज्योग्राफी, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ये जो ज्योग्राफी है ना, ये किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का, जो कि जियो और ग्राफिया शब्द से मिलकर बना है। ज्योग्राफी जियो और ग्राफिया शब्द से मिलकर बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना, ठीक है। यानी अर्थात अगर सिंपल देखते हैं तो पृथ्वी के बारे में लिखना। अर्थात भूगोल कहते किसको है, भूगोल कहते कहते हैं तो पृथ्वी के अध्ययन करने वाला विज्ञान। जिस विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पृथ्वी का अध्ययन करते हैं उसे भूगोल कहते हैं। तो आप देख लिए भूगोल के बारे में, सबसे पहले भूगोल के बारे में हम जान लिए ना। जनक कौन है, इरेटोस्थेनिक। ये क्वेश्चन आता नहीं है आपके, ठीक है, 10th में, लेकिन जानना जरूरी है। और ये कौन सा शब्द है, ये किस भाषा का है, तो ग्रीक भाषा का है, ठीक है, ग्रीक भाषा का है। और ये जियो और ग्राफिया से बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ लिखना होता है। और पृथ्वी के अध्ययन, ठीक है, जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं उसे ज्योग्राफी कहते हैं। चलिए अब बताते हैं आपको आपके चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो आपके चैप्टर में जो पढ़ना है, सबसे पहले भारत संसाधन एवं, ठीक है, भारत संसाधन एवं उपयोग, यही पढ़ना है। ये पढ़ना है आपको, देख लीजिए पेज नंबर 1 से 126 है। इसके अंदर ना ये इकाई 1 है, ठीक है, इसके अंदर ना 5 होगा। जैसे अभी संसाधन एवं उपयोग है ना, तो इस संसाधन एवं उपयोग में आपको पढ़ना है जल संसाधन, ठीक है, शक्ति संसाधन का कैसे उपयोग करेंगे, वन्य एवं वन्य प्राणी जो संसाधन है उसका उपयोग। तो इसके अंतर्गत करीब 5 पढ़ना है, ठीक है। तो इसको हम पार्ट 1 में कर दिए हैं, जिसमें आज भारत एवं इसके भारत संसाधन एवं उपयोग देखेंगे। आगे जो भी है इसके पार्ट 2 करके देखेंगे। उसके बाद इकाई 2 में कृषि चल देगा, ठीक है। तो चलिए आपको सिलेबस के बारे में तो बता दिए, यहाँ कृषि पढ़ना है। तीसरा में निर्माण उद्योग, परिवहन, संचार एवं परिवार, ठीक है, सॉरी व्यापार, ठीक है, कृषि एवं वन संसाधन, मानचित्र अध्ययन करेंगे। आगे इधर प्राकृतिक आपदा, ठीक है, आपदा संबंधित पढ़ेंगे, परिचय देखेंगे। उसका बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, ठीक है, आकस्मिक प्रबंधन, यही सब पढ़ना है। चलिए अब देखते हैं, आपका ये आ गया चैप्टर, ठीक है, चैप्टर है आपका ये। चैप्टर का नाम क्या था आपको, भारत, ठीक है, संसाधन एवं उपयोग। सबसे पहले क्या देखेंगे, संसाधन, क्या, संसाधन एवं उपयोग। तो संसाधन को जानेंगे, उपयोग करेंगे, ठीक है। बताते हैं आपको संसाधन क्या है। अभी आप पढ़ रहे हैं, जिस फोन से पढ़ रहे हो संसाधन है, जिस पेन से लिख रहे हैं वो संसाधन है, ठीक है। जिस पेन से आप लिख रहे होंगे वो संसाधन है। जिस फ़ोन से आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी क्या है, संसाधन है। और हम पढ़ा रहे हैं, क्या है ये मेरे लिए, संसाधन है। तो सबसे पहली बात है कि संसाधन क्या है, जो कुछ भी हम उपयोग कर रहे हैं ना, ठीक है, सब के सब क्या है, संसाधन है। जो चीज़, जैसे बहुत सारे संसाधन कैसा होता है, और आगे पढ़ेंगे इस संसाधन के बारे में, बहुत सारा देखना पड़ेगा। जैसे होता है क्या है, आप देखे होंगे कि बहुत ऐसा संसाधन होगा जिसका एक बार उपयोग करते हैं तो दोबारा नहीं कर पाते। कुछ संसाधन ऐसा होता है जिसको बार बार उपयोग करते हैं, ठीक है। कुछ संसाधन ऐसा होता है जो खास व्यक्तिगत होता है, अपना होता है, जिस पर किसी का अधिकार नहीं होता है, एक पे सभी का अधिकार होता है, ठीक है। कुछ राज्य का होता है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय होता है। तो इस तरह का संसाधन। तो संसाधन का सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, संसाधन है क्या, तो जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। उपयोग में आने वाली ये सभी वस्तुएं क्या है, संसाधन है। आपको हम बताएं ना कि पढ़ रहे हैं, जिससे जिस पेन से लिख रहे हैं, जिस कॉपी पे लिख रहे हैं, सबके सब क्या है, संसाधन है। तो जीवन में अनेक वस्तु का उपयोग करते हैं, जितने भी वस्तु का हम उपयोग करते हैं वो सभी वस्तु को क्या बोलेंगे, संसाधन बोलेंगे। वो क्या है, संसाधन है। संसाधन किस तरह के हो सकते हैं, एक भौतिक होता है और जैविक होता है, ठीक है। जैविक, भौतिक का मतलब क्या है, दोनों प्राकृतिक से ही प्राप्त होगा, लेकिन एक क्या है जिसमें जान नहीं होता है, एक में जान, जैसे वनस्पति, वन्य जीव, जलीय जीव, ठीक है।
ये सब में क्या है, जान है ना। और ये भूमि हो गया, मृदा हो गया, जल, ये सब क्या है, निर्जीव है, इसमें कोई जान नहीं है। जैविक संसाधन में जिसमें जान होगा, इस तरह का संसाधन है, ठीक है। और सबसे बड़ा जैविक बोले जिसमें जान है, हम लोग, ठीक है। जो इंसान है ना, सबसे बड़ा संसाधन क्या है, इंसान, ठीक है। सबसे बड़ा संसाधन जो है, वो सबसे बड़ा संसाधन कोई है तो इंसान है, ठीक है। वो क्यों है तो हम आपको बताते हैं, ठीक है। क्योंकि जितने चीज़ का उपयोग करते हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है, वो इंसान की बदौलत हो रहा है। आज इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे चला गया है, संसाधन का उपयोग कर रहे हैं इंसान के बदौलत, ठीक है। तो सबसे बड़ा संसाधन है वो इंसान है, इंसान से बड़ा संसाधन कोई नहीं है। जिस देश का इंसान जितना बड़ा संसाधन रहेगा, ठीक है, वो देश उतना ज़्यादा आगे रहेगा, ठीक है। किसी भी देश के इंसान जितना ज़्यादा मतलब संसाधन के लिए उपयोगी बनेगा, वह देश के लिए अच्छा होगा। अब देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा मतलब डेवलप करते जा रहा है चाइना। क्या चाइना ऑटोमेटिक कर रहा है? नहीं, वहाँ के टेक्नोलॉजी बहुत आगे हुआ, क्योंकि वहाँ का संसाधन व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है, व्यक्ति वहाँ के अच्छे हैं, उनके पास क्या है, तकनीक है आगे बढ़ने का, तो व्यक्ति के ऊपर होता है। सबसे बड़ा संसाधन इंसान है, इसके बदौलत ही सब संसाधन है। ये जितना अच्छा रहेगा, ठीक है, ये संसाधन जितना अच्छा रहेगा, आप उतना अच्छा आपको संसाधन मिलेगा, ठीक है। तो किसी भी देश के लिए उस देश के जो व्यक्ति हैं वो सबसे बड़ा संसाधन होता है। तो चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद एक स्टेटमेंट है जो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। स्टेटमेंट है ये, संसाधन होते नहीं बनते, ये किसका कथन है? तो ये जो कथन है आपका, ये कथन आपका जिम्मरमैन का है, ठीक है। संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये जिम्मरमैन के कथन है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो हो गया। अब देखते हैं, आपको हम बताए थे संसाधन का वर्गीकरण देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे? संसाधन का वर्गीकरण। तो संसाधन का वर्गीकरण करते हैं हम लोग, देखिए बताते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर करते हैं। तो ये में जैविक, क्या जैव और अजैव आता है, जिसमें जान होगा जैव है, जिसमें जान नहीं है जैव है, ठीक है। समावत्य या उपयोगिता के आधार पर आपको हम बताए थे कि कुछ संसाधन ऐसा होता है कि जिसको हम उपयोग करते हैं तो उसको दोबारा नहीं कर पाते, कुछ ऐसा होता है जिसका उपयोग करते हैं फिर से उपयोग, ठीक है, कल फिर उसको करेंगे, आज किए कल भी करेंगे, आगे भी करते रहेंगे, ठीक है, उसका ठीक है, रिसाइकल वो होता है, ठीक है, मतलब वो चलते रहेगा। एक होता है कि जिसका मतलब उपयोग कर लिए तो दोबारा करने लायक नहीं रहेगा। एक स्वामित्व के आधार पर होता है, बोले हैं ना कि कुछ संसाधन व्यक्तिगत होता है, सामुदायिक मतलब जिस पर सबका, राष्ट्र का होता है, अंतर्राष्ट्रीय होता है संसाधन, ये सब संसाधन होता है, ठीक है। आगे अगर हम बताते हैं आपको, तो एक विकास के स्तर के आधार पर है, यानी विकास के, यानी संभावी, ठीक है, विकसित संसाधन, भंडार और क्या, संचित कोष, ये सब संसाधन है। आपको हम बता दिए। यानी उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे जैव और अजैव, ठीक है। उत्पत्ति, ये उत्पत्ति जैव, एक ऊपर बताया ना जैसे भौतिक और अजैविक बताए थे ना, वही है यहाँ, जैव और अजैव, ये उत्पत्ति के आधार क्या है, समापयता है ना, ये उपयोगिता के आधार पर है। उपयोग आप कर रहे हैं ना, तो कुछ उपयोग करने के बाद खत्म हो जाता है, कुछ क्या फिर से उसका कर सकते हैं, तो ये है स्वामित्व के आधार पर देखें। तो ये चार है आपका, ठीक है। इस चारों को हम देखते हैं अच्छे से, यहाँ चार्ट के द्वारा समझाया गया, संसाधन, प्राकृतिक, मानवीय, ठीक है, यही है। चलिए सबसे पहले हम देखे थे उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर देखे थे। उत्पत्ति के आधार पर क्या, जैविक और क्या, अजैविक संसाधन, ये जैव और अजैव संसाधन। इसको समझते हैं क्या है। ऐसे संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है, जैव मंडल से होती है। इसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। जैव संसाधन में क्या होता है, सजीव के सारे लक्षण मौजूद होते हैं। जैसे क्या, मनुष्य, हम क्या बोले कि सबसे बड़ा संसाधन मनुष्य है। मनुष्य जितना बड़ा संसाधन बनेगा, ठीक है, आपके उपयोग के लिए उतना बड़ा बड़ा संसाधन देगा, ठीक है। आप देख सकते हैं, हम बताते हैं आपको, बहुत सारे के पास होता है कि प्राकृतिक के, हम लोग के पास भी प्राकृतिक का क्या है, दिया हुआ बहुत सारा है। लेकिन जैसे आप जापान में जाइएगा तो जापान में वहाँ बहुत कुछ नहीं है, प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध नहीं, लेकिन वहाँ के जो व्यक्ति है उसका मतलब जो संसाधन के रूप में उपयोग हो रहा है, वहाँ के तकनीक बहुत आगे है, ठीक है। हम लोग से लगभग 150, ठीक है, 50 वर्ष आगे जी रहे हैं। क्यों? उनका तकनीक बहुत अच्छा है। संसाधन के लिए तकनीक बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो व्यक्ति के अंदर जितना ज़्यादा तकनीक होगा वो उतना आगे बढ़ेगा, उतना अच्छा संसाधन वो बनेगा। तो जिसमें क्या क्या बताएं आपको, ऐसी संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है। इसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, ठीक है। मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, ठीक है,
पशुधन एवं वन्य प्राणी समुदाय, ये सब क्या है, जैव संसाधन है। निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। ऊपर क्या सजीव है, निर्जीव है, जैसे चट्टानें, ये भी तो हमें प्राप्त हुआ है क्या, प्रकृति से ही उत्पत्ति, ठीक है। धातु एवं खनिज, ये सब कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये सब प्रकृति से प्राप्त हुआ है। लेकिन ये सब क्या है, एक में जान है और एक में क्या है, जान नहीं है, निर्जीव है। तो ये हो गया। अगला आपका पढ़े थे उपयोगिता या समाप्यता के आधार पर, ठीक है। तो उपयोगिता के आधार पर क्या देखे थे, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो ऐसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। एक संसाधन है ना कि जिसका हम उपयोग कर लिए लेकिन उसको फिर से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसे सतत या प्रवाह एवं जैव संसाधन में वर्गीकृत किया जा सकता है। सतत का मतलब क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे, मतलब चलते रहना, ठीक है। प्रवाह, सतत या क्या, प्रवाह मतलब क्या, आगे। जैव संसाधन में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, वन एवं वन्य प्राणी आदि, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे क्या जल का उपयोग करते हैं, लेकिन होता क्या है, जैसे कि अभी कुछ जल होता है ऐसा जिसका उपयोग करने के बाद वो बर्बाद हो जा रहा है, लेकिन उसको रिसाइकल करने के बाद, ठीक है, मतलब उसको क्या फ्रेश करने के बाद उसको उपयोग में लाया जा सकता है किसी प्रक्रिया द्वारा, या तो भौतिक प्रक्रिया होगा, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा उसको फिर से क्या पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। आप सौर ऊर्जा को देख सकते हैं, हर रोज़ हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, है ना। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, ये सब क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। ये सब का उपयोग करते हैं और फिर से कर रहे हैं, इसका पुनः इसको प्राप्त हम लोग कर ले रहे हैं। तो जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछता है एग्जाम में। अनवीकरणीय संसाधन, ऐसा संसाधन जिसका उपयोग एक बार करने के बाद समाप्त हो जाती है, जैसे जीवाश्म ईंधन, ठीक है। जीवाश्म ईंधन बनता है, बहुत साल लगता है सबको बनने में, ठीक है, लाखों करोड़ों वर्ष बाद बनता है ये फिर से, ठीक है। तो इसका उपयोग करने के बाद आप देख सकते हैं कोयला, ये सब का उपयोग करते हैं। एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग लायक नहीं रहता है, जल जाता है, उसका ख़त्म उसका कहानी। किसी प्रक्रिया द्वारा उसे पुनः फिर से उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। तो जीवाश्म ईंधन ये सब अनवीकरणीय संसाधन में आता है, ठीक है। चलिए आगे आपका है स्वामित्व के आधार पर। यहाँ क्या है, स्वामित्व के आधार पर, यानी एक व्यक्तिगत है, सामुदायिक है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। ऐसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, जैसे आप जिस फ़ोन से अभी वीडियो देख रहे हैं इस पर व्यक्तिगत संसाधन है, ये आपका है, कोई इसके पे कुछ नहीं बोल सकता। अगर आपसे कोई मांगेगा आप नहीं दीजिएगा फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये व्यक्तिगत संसाधन ही आपका संसाधन है। भूखंड, घर, बगीचा, तालाब, कुआँ, ये सब अगर आपका है तो निजी संसाधन, ठीक है, निजी भी बोलते हैं इसको, व्यक्तिगत या निजी संसाधन ही है, आपका संसाधन है। इस पर आपका खास व्यक्ति का अधिकार होता है, आपका अधिकार है इस पर। यानी ऐसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो उसको क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है। इस पर लोगों का निजी स्वामित्व होता है, ठीक है। लोगों का मतलब है कि जिसका उसका निजी स्वामित्व है, अपना है ये, इसका मन करे तो किसी को दे, मन ना करे नहीं देगा उपयोग करने के लिए, ये इसका है, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर ये देखिए, एक सामुदायिक होता है, ठीक है। आप देख लीजिए क्या है यहाँ, सामुदायिक संसाधन, वे संसाधन जिसका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं। आप देखते हैं कुछ, आप सोचिए कि कौन ऐसा संसाधन होगा जिस पर कोई नहीं किसी को, जैसे देखिए सरकारी, ठीक है, कहीं फील्ड है, मैदान है, उस पर सभी लोग खेलते हैं, कूदते हैं, कोई किसी को नहीं रोकेगा, नहीं बोलेगा, ठीक है। कहीं सरकारी हॉस्पिटल हो गया, वहाँ कुछ नहीं कोई बोलेगा, है ना। मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, ये सब क्या है, सामुदायिक संसाधन है। ये सभी के लिए है, किसी एक का नहीं है। जिसके लिए एक है वो क्या है, निजी संसाधन या व्यक्तिगत संसाधन। तो वे संसाधन जिसका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, ठीक है, समुदाय के सभी लोग करते हैं, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा, सार्वजनिक पार्क, खेल मैदान आदि, ये सब के सब क्या हो गया, सामुदायिक। आगे आपका तीसरा क्या था, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। तो राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन देखते हैं। तो ये आपका राष्ट्रीय संसाधन क्या है, कानूनी तौर पर, ठीक है, कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। यानी कानूनी तौर पर देश के अंतर्गत, हमारे देश के अंदर में जितने भी संसाधन है, ठीक है, वो सब क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। यहाँ कहना क्या चाहता है, ये आप क्या आप जानते हैं, किसी राजनीति सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य
जीव एवं समुद्र की जीव 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक राष्ट्रीय संसाधन है। जैसे अगर क्या है कि यहाँ अपना ये भारत हो गया, यहाँ मान लेते हैं ये, ठीक है, ये अगर भारत है, यहाँ से कितना किलोमीटर, 200 किलोमीटर, ठीक है, कितना, 200 किलोमीटर तक अपना संसाधन है। ये कौन सा संसाधन है, ये राष्ट्रीय संसाधन है। समझ में आया आपको, ये राष्ट्रीय संसाधन है। यानी अपना जो ये सीमा रेखा है, ठीक है, ये जो सीमा रेखा भारत का, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर तक जो होता है वो अपना राष्ट्र का होता है, ठीक है, उस पर राष्ट्र का हक होता है, कानूनी तौर पर होता है। उसके बीच में जो भी है, ठीक है, वो सब के सब क्या है, महासागरीय क्षेत्र तक। महासागरीय मतलब जो सागर के तरफ का क्षेत्र है, जहाँ इधर पानी उनी है, उधर से 200 किलोमीटर अपने सीमा से किसका होता है अधिकार, उस पर राष्ट्र का अधिकार होता है और राष्ट्रीय संसाधन होता है। और यही डिफिनीशन बनाने के लिए क्या बोले, 200 के बाद जो पार करता है उसको अंतर्राष्ट्रीय में ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ये समझ में आ गया होगा कि 200 किलोमीटर तक यहाँ क्या है, ये अपने राजनीतिक सीमा के अंतर्गत जो 200 किलोमीटर के महासागरीय क्षेत्र तक राष्ट्रीय संसाधन होता है। तो कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। ये आपको पता हो गया होगा, राष्ट्रीय संसाधन यही कहलाता है। अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तट रेखा से, यानी ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपका तट रेखा, ठीक है, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर छोड़कर खुले महासागरीय संसाधन पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। आपको हमें यहाँ से 200 किलोमीटर क्या बताएं, राष्ट्रीय है। तो यहाँ के बाद, ठीक है, छोड़कर क्या बोला गया, 200 किलोमीटर खुले महासागरीय संसाधन पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। ऐसे संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के निगरानी में होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, यानी आपके सीमा रेखा से 200 किलोमीटर तक राष्ट्र का है, उसके आगे जो होता है इस पर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, ठीक है, संस्थाओं का निगरानी रहेगा। अब इसका उपयोग करना है ना तो होगा, लेकिन क्या है कि अगर मानते हैं कि यहाँ इस सागर पे अगर हमको डैम बनाना है, ठीक है, डैम बनाना है, तो हम 200 किलोमीटर के अंतर्गत तो अपने से बना सकते हैं, किसी से नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर हमको इस 200 किलोमीटर के बाद बनाना है तो हमको पूछना पड़ेगा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं कुछ ना कुछ होगा। जैसे क्या होता है G20 है, जिसमें कितना है, 20 सदस्य है ना, तो कोई ऐसा काम आता होगा जिसमें क्या उस 20 से मतलब किया जाएगा, सलाह लिया जाएगा। उसी तरह क्या है, यहाँ बनाना है तो सभी के क्या है, इन संस्थाओं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था के निगरानी में होती है। उस संस्था से बात करना कि हाँ यहाँ अगर हो गया तो बनेगा, नहीं तो उस पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, क्योंकि हमारा तो 200 किलोमीटर तक ही है, ठीक है। चलिए आगे है आपका, इसमें कहता क्या है, क्या आप जानते हैं किसी देश की तटरेखा से 200 किलोमीटर दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जिसका 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र, किसी देश के तटरेखा से 200 किलोमीटर तक की दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। और उसके आगे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय है। अब मतलब ये इस पर क्या है, अपना है 200 किलोमीटर के अंतर्गत में ये। तो ये समझ में आ गया राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। अब देखते हैं विकास के स्तर के आधार पर। आप उत्पत्ति के आधार पर देख लिए, उपयोगिता के आधार पर देख लिए, दो देखे, ठीक है, स्वामित्व के आधार पर भी हो गया। अब आपको हम बताते हैं विकास के स्तर के आधार पर, ठीक है, विकास के स्तर के आधार पर, नहीं विकास के, जैसे संभावी संसाधन, ठीक है, विकसित संसाधन, भंडार और क्या, संचित कोष संसाधन। आप देख ही रहे होंगे संभावी संसाधन, ठीक है, संभावी का मतलब क्या है, आगे हो सकता है इसको, जैसे क्या, ऐसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद है। क्या है कि किसी विशेष क्षेत्र में क्या है, मौजूद है ये संसाधन। ये जो संसाधन ऐसे संसाधन है जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद है, जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, ठीक है। जैसे बताएंगे तब सुनो, जैसे हिमालय क्षेत्र में खनिज, राजस्थान गुजरात क्षेत्र में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। मतलब क्या है कि हमें पता है ये, ठीक है, हमारे देश को पता है ये कि ऐसे संसाधन जो विशेष क्षेत्र में मौजूद है लेकिन जिसका उपयोग अभी तक नहीं कर रहे हैं, आने वाला समय में क्या करेंगे। तो ये विकास के स्तर के आधार पर, यानी इससे विकास होगा अगर इसका उपयोग करेंगे, ठीक है, पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा का उपयोग करके, ठीक है, पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से क्या बिजली उत्पन्न करना, सौर ऊर्जा से भी बिजली बनाया जा सकता है। हिमालय क्षेत्र में जो खनिज उपलब्ध है ये सब पता है हम लोग को कि राजस्थान गुजरात में क्या है। पहले एक ये पॉइंट जो है देखिए, उसके बाद क्या है, विकसित संसाधन, ऐसे संसाधन जिसका उपयोग की मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुकी है। मतलब क्या है, बस उसको अब उपयोग करना है, पता चल चुका है। ये आपको समझ में आ गया
संभावी संसाधन जो कि हमें पता है कि किसी विशेष क्षेत्र में कहीं जो है वो, लेकिन अभी तक उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, ये संभावी है। विकसित संसाधन में क्या है कि मतलब हर चीज़ उसका हो चुका है, उसकी मात्रा, गुणवत्ता, उपयोग के लिए सब कुछ देखा जा चुका है ना, उसको उपयोग किया जाता है। होता क्या है देखिए, आपको हम जैसे बताते हैं, जैसे गुजरात के भुज जहाँ है, ठीक है, सौर ऊर्जा का आधुनिक उपक्रम बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है। जैसे क्या, सौर ऊर्जा का बड़े उपक्रम बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है, सौर ऊर्जा का। कहाँ? गुजरात में। आपको यहाँ पता था ना कि गुजरात क्षेत्र में क्या पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा है। तो विकसित हुआ, ठीक है। विकसित संसाधन में ऐसे संसाधन जिसका उपयोग गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है, यानी क्या बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है, हो चुका है ना, विकसित हो चुका है, गुणवत्ता इसका हो चुका है। तो भुज में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है। आगे आपको देखना है भंडार संसाधन और क्या, संचित कोष संसाधन। तो आपका यहाँ देखते हैं भंडारी संसाधन और क्या, संचित कोष। भंडारी संसाधन क्या है? पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी, ठीक है, अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है। भंडारी, देखिए यहाँ हम आपको समझाते हैं क्या बोले हैं, ठीक है। आपके पास भंडारी संसाधन है, ठीक है, आपके पास है, लेकिन क्या, तकनीकी प्रौद्योगिकी के अभाव में, तकनीकी के, हम क्या बोले, जिस देश का इंसान, ठीक है, जिस देश का इंसान जितना ज़्यादा उसके पास तकनीकी होगा, जितना ज़्यादा वो बड़ा संसाधन होगा, उस देश में उतना ही ज़्यादा संसाधन होगा। इसलिए होगा, देखिए यहाँ अगर हमारे पास अभी पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव के पहुंच से बाहर है, भंडारी संसाधन कहलाते हैं, यानी मानव के पहुंच से बाहर है। यदि हमारे देश का अगर मानव, हमारे देश का इंसान अगर अच्छे संसाधन होते तो इस चीज़ को क्या, ये जो उपलब्ध की अभाव है इसको क्या खोज करते और क्या हमारे उपयोगी लायक बनाते। तो ये है संचित। संचित संसाधन क्या है? वे संसाधन जिन्हें अभी तक ज्ञान के, ठीक है, उपयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इसका उपयोग अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ। एक क्या है, उपलब्ध है, ठीक है, पर्यावरण में उपलब्ध संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव पहुंच से बाहर है, ये पहुंच से ही बाहर है, लेकिन है, भंडारित है वो। एक संचित कोष है, मतलब यहाँ क्या है, तकनीकी ज्ञान के उपयोग के प्रयोग में लाया जा सकता है, यानी हमको पता है, ठीक है, उस चीज़, लेकिन क्या है कि तकनीकी की ज्ञान के कमी है जिसके कारण नहीं आ रहा है, परंतु इसका उपयोग प्रारंभ नहीं, क्या प्रारंभ नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तकनीकी के कारण। अगर आपका तकनीकी अच्छा नहीं है तो आप उसका उपयोग कैसे कीजिए? किसी चीज़ को उपयोग करने के लिए ज्ञान चाहिए कि किस तरह होता है, ठीक है, तो तकनीकी के अभाव कारण उसको उपयोग नहीं, लेकिन किया जा सकता है, बिल्कुल। तो ये आप देख लिए विकास का स्तर पर ये भंडारित है, यानी आगे हो सकता है, जितना तकनीकी अगर आगे बढ़ा तो होगा, यहाँ भी तकनीकी हुआ तो क्या बढ़ेगा। तो ये हुआ, जैसे देखते हैं इसका, जैसे क्या, नदी जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने पर उपयुक्त हो सकता है, ठीक है। नदी जल, जो नदी जल है, भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए क्या उपयुक्त, तो तकनीकी के कारण है। ये हमको पता है कि जल से डैम बनाने के बाद हमें होता है क्या, बिजली उत्पन्न। तो क्या है वो, तकनीकी के उपयोग में लाया जा सकता है, परंतु इसका उपयोग अभी तक आरंभ नहीं हुआ है, ये संचित किया गया है, हमें पता है, समझे। तो ये है आपका पूरे संसाधन का उपयोग, आप देख लिए संसाधन का क्या टाइप का पूरे के पूरे कवर कर चुके हैं। जैसे आप देखें कि सिंपल में हम आपको बता दें तो क्या है, एक संसाधन ऐसा उपयोग किए जिसको उपयोग करने के बाद क्या दोबारा नहीं कर सकते, एक ऐसा किए जिसके उपयोग करने के बाद फिर उसका किए उपयोग, ठीक है। कुछ ऐसा है जिसको मतलब पता है लेकिन उसको हम भविष्य के लिए छोड़े हुए हैं, उपयोग किया जा सकता है। कुछ ऐसा है जो उपलब्ध है लेकिन हमें पता नहीं है उस संसाधन के बारे में, है ना। कुछ राष्ट्रीय संसाधन है, कुछ स्वयं क्या स्वामित्व के आधार पर देखे थे, तो कुछ अपना निजी संसाधन है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। तो ये सब संसाधन का, ठीक है, प्रकार है। ये सब के सब क्या थे, संसाधन के प्रकार थे। तो चलिए अब जानते हैं क्या है आगे, भारत में संसाधन नियोजन। ये लग रहा होगा शब्द, भारत में संसाधन नियोजन। भारत में संसाधन नियोजन का मतलब क्या होता है, नियोजन मतलब क्या, प्लानिंग, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, प्लानिंग होता है। प्लानिंग अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्लानिंग करते हैं ना, किसी चीज़ को खेलने से पहले क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। कोई चीज़ करने से पहले क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ठीक है। आप कहीं भोज ही करना है तो देखते हैं ना कि एस्टीमेट बनता है कि हाँ इस तरह से प्लान सब लोग करते हैं, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये होगा,
ठीक है। तो यही भारत में क्या करना है, संसाधन का नियोजन करना है, संसाधन को प्लानिंग के अनुसार उपयोग करना है, ठीक है। संसाधन का नियोजन करना है, तो संसाधन का नियोजन जो उसको प्लानिंग करना है, संसाधन का कैसे उपयोग, तो देखिए बताते हैं। संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। विवेकपूर्ण उपयोग का मतलब समझ गए होंगे आप, प्लानिंग के अनुसार उपयोग, ठीक है। प्लानिंग के अनुसार उपयोग करना ही क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होता है, बिल्कुल होगा। अगर हम संसाधन का नियोजन करेंगे, प्लानिंग के अनुसार यूज करेंगे, तो किसी राष्ट्र के विकास के लिए जरूरी नहीं होगा, बिल्कुल होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही भारत सरकार का संसाधन नियोजन लक्ष्य रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही, ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही क्या हुआ, सरकार जो है उस पर लक्ष्य रहा उनका, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना आपसे पूछता है ये कब हुआ था प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये करीब 1951 से पंचवर्षीय योजना 56 चला था, ये प्रथम, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछता है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब, तो ये 1951 से 56 चला था, ठीक है, पंचवर्षीय योजना। नियोजन आपको समझ में आ गया। नियोजन का मतलब प्लानिंग होता है। सबसे पहले विवेकपूर्ण उपयोग, संसाधन का अच्छे से उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। और संसाधन नियोजन आप कीजिएगा तो देश का विकास होगा। वो कैसे होगा तो हम आपको बताते हैं। जैसे आपको हम एक बताते हैं कि क्या है कि राजस्थान क्या है, एक रेगिस्तान वाला क्षेत्र है, ठीक है, रेगिस्तान वाला क्षेत्र है। आप मानसून जाइएगा, उधर क्या है आप देखिएगा तो उधर बहुत ज़्यादा वर्षा होता है, इधर रेगिस्तान वाला है, तो ये तो एक अलग सी बात है। आप हमारे बिहार में आइएगा, ठीक है, बिहार में आइएगा, इधर चूना पत्थर, झारखंड में खनिज बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या कहीं अपना राज्य ऐसा होगा जहाँ खनिज बिल्कुल नहीं है, तो क्या करेंगे, नियोजन प्लानिंग करेंगे, ठीक है, उस चीज़ को प्लानिंग करेंगे कि हाँ इस चीज़ को मतलब क्या करना है कि इस राज्य में अगर ज़्यादा है तो अगले राज्य में भेजते हैं, ताकि क्या होगा वो भी राज्य उपयोग करे, उस राज्य में जो चीज़ की अधिकता है इस राज्य में भेजते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग तैयार करने का, सरकार इसका डाटा निकालेगा, देखेगा, तभी तो जाकर क्या होगा, राष्ट्र का विकास इसी तरह होगा ना। राष्ट्र का विकास कैसे होगा, हर ऐसा थोड़ी है कि किसी एक राज्य के आगे हो जाने से देश विकास कर जाएगा, राष्ट्र विकास करेगा, बिल्कुल नहीं। उसमें जितने स्टेट है हमारे यहाँ क्या 28 है, 28 का 28 करेगा तब जाके देश आगे बढ़ेगा। ये नहीं कि इसमें से 8 कर गया 20 नहीं है तो आगे हो गया, बिल्कुल नहीं। और अगर इसमें से मानते हैं कि कुछ के पास बहुत ज़्यादा संसाधन है तो और कुछ के पास कम है, तो क्या करेंगे, वो शेयर करेंगे। वो देखते हैं, आपको संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु हम आपको बताते हैं। देखिए क्या है, संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। जैसे देखिए, पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों के संसाधन की पहचान कर उसकी तालिका बनाना। आपको हम बताएं ना, पूरे देश में जहाँ जहाँ है अपने देश में पूरे देश के विभिन्न संसाधन जो सबको देखेंगे, सारे संसाधन का क्या करेंगे, पहचान करेंगे, उसकी तालिका बनाएंगे। उपयुक्त कौशल, टेक्नोलॉजी और संस्थागत ढांचे का सही इस्तेमाल करते हुए नियोजन क्या ढांचा तैयार करना। नियोजन मतलब क्या, प्लानिंग तैयार करना, उसका इस्तेमाल करने का। पहले सभी जगह देखें कहाँ कौन सा संसाधन है, नहीं है, सारे संसाधन देखने के बाद उसका ढांचा तैयार करेंगे, नियोजन का, प्लानिंग का। उसका संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच सही तालमेल बैठाना। अब क्या करना है, सही तालमेल बैठाना कि किस राज्य को क्या देना है, किस राज्य को नहीं देना है, यही बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहचानेंगे, ठीक है, सबसे पहले क्या संसाधन को पहचान करेंगे, उसका तालिका बनाएंगे, हर राज्य में कौन राज्य में क्या चीज़ ज़्यादा है, क्या चीज़ की कमी है, ठीक है। फिर उसका टेक्नोलॉजी के अनुसार उसको सही ढंग से अच्छे से क्या करेंगे, सभी राज्य के पास देंगे, ताकि वो सही से क्या करे, विकास करे, तब जाकर अपना राष्ट्र का विकास होगा। आगे देखते हैं, आपका संसाधन का संरक्षण क्या है, संसाधनों का संरक्षण, समझ में आया। संरक्षण मतलब क्या, बचाव करना, ठीक है, संसाधन का संरक्षण करना, यानी संसाधन का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है, ठीक है। यानी नियोजित मतलब क्या, प्लानिंग तरीके से, और विवेकपूर्ण मतलब क्या, सही ढंग से उपयोग करना क्या कहलाता है, सही ढंग से उपयोग करना संसाधन का संरक्षण कहलाता है। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये 1985 में, ठीक है, नर्मदा नदी पर बांध बनाने के विरोध में हुआ था, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसके मतलब जो नेता पूछे जाते हैं मेधा पाटेकर है। ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ से बनता है इसलिए दिए थे। जैसे संसाधन संरक्षण में ना कुछ लोग ऐसे थे कि मतलब उसमें मतलब अपना योगदान दिए कि संसाधन संरक्षण करना। जैसे नर्मदा नदी पर 1985 के अप्रॉक्स में क्या बांध बन रहा था, तो इसके विरोध में ये लोग क्या किए थे,
विरोध में मेधा पाटकर वहाँ आवाज़ उठाए थे। नुकसान होता वहाँ से, बांध बनने के बाद एक साइड की पानी पूरे एक साइड रह जाता, अगले साइड जाने के लिए क्या सुखाड़ होता, दिक्कत होता है। इसके लिए चिपको आंदोलन अब बहुत ज़्यादा ये फेमस है आपके, तो ये क्वेश्चन आता है। चिपको आंदोलन ये पेड़ बचाने के लिए, पेड़ कट रहा था, ठीक है, पर्यावरण आंदोलन है ये उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल में हुआ था। ये 1970 की घटना है, ठीक है, 1970 के टिहरी गढ़वाल में हुआ था, ठीक है, 1970 में। और इसके कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। ऑब्जेक्टिव है ये सब आपका, सुंदरलाल बहुगुणा इनके नेता थे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कुछ विचार है जो, ठीक है, महात्मा गांधी जी के जैसे विचार संसाधन संरक्षण पर क्या है। सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से आता है, पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में, विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में आयोजित किया। इसी सम्मेलन के पश्चात प्रतिवर्ष 5 जून को, ठीक है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब? ये स्कॉटलैंड में जो प्रथम क्या पर्यावरण संरक्षण हेतु जो 1972 में हुआ था सम्मेलन, उसी के पश्चात 5 जून से हम लोग क्या करते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं। महात्मा गांधी जी का एक विचार है यहाँ, आपको बताते हैं। हमारे पास, ये छोड़ दीजिए, ठीक है, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है कि नहीं? अगर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। हमारे पास क्या? पेट भरने के लिए, किसी व्यक्ति के मतलब जितना चाहिए उतना है, लेकिन अगर वो लालची है, उसका दुरुपयोग करने वाला है, तो उसके लिए नहीं है। पेट भरने के लिए, पेटी भरने के लिए। तो आपसे क्वेश्चन कहता है, ठीक है, कि हमारे पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ये किसका कथन है? तो किसका कथन है? महात्मा गांधी का, ठीक है। चिपको आंदोलन के नेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। नर्मदा बचाओ का मेधा पाटेकर। तो यहाँ हो गया आपका। अब देखते हैं आपका एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ, एजेंडा 21 को समझते हैं। एजेंडा 21, एजेंडा का मतलब क्या होता है? ये जो एजेंडा है ना, ये कार्यसूची होता है। 21 आपको बताते हैं। यह घोषणा जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, ये उसी का शॉर्ट फॉर्म है, UNCED के तत्वाधान राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था कि इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या है? सतत मतलब आगे बढ़ते रहना, ठीक है, धीरे धीरे आगे के लिए भी हासिल करना। यह एक कार्यसूची है। एजेंडा 21 क्या है? कार्यसूची है, ठीक है, जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकता एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है, ठीक है। अब समझ में आया? जैसे क्या है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था, जो एजेंडा 21 का, ये कार्यसूची है ना, जिसमें 21 कार्य मतलब दिया गया है, उसमें से कुछ क्या है, जैसे क्षति, गरीबी, ठीक है, पर्यावरणीय क्षति, गरीबी, रोगों से निपटना, इस तरह के पूरे कितना मतलब था इसमें? 21। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। हर जगह की कुछ ना कुछ कमियां होता है, कुछ ना कुछ होता है, इसीलिए एजेंडा 21 में ना 21 कार्य को सम्मिलित किया गया था, जिसमें से आपको समझ में आया, कुछ पर्यावरणीय क्षति था, गरीबी था, क्या रोगों से निपटना, इस तरह से पूरा कितना 21 मतलब कार्यसूची तैयार किया गया था 21 कमियां की, ठीक है। ये इसको पृथ्वी सम्मेलन बोला जाता है। कौन सा? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो यहाँ देखिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। इसी को कहते हैं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। इसको क्या बोलते हैं? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, यही है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। एजेंडा 21 के इसी को बोला गया था, ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, क्योंकि ये पहला हुआ था जिसमें क्या है, ये सब बातें किया गया था, मतलब पर्यावरण क्षति के, गरीबी, रोग, इस तरह से पूरा 21 तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य यही था, ठीक है, जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा, यही सभी के मतलब सभी के सहयोग से पूरे इसमें सभी देश के लोग बैठे, ठीक है, एजेंडा 21 में, और कार्यसूची तैयार हुआ। सभी लोग क्या मान गए कि इस तरह से हाँ आगे होगा सतत पोषणीय विकास, ठीक है, सतत पोषणीय मतलब क्या, आगे हाँ ऐसा होगा। चलिए आगे है आपका, ये सब क्या है, संसाधन संरक्षण के विषय में। यहाँ भी तो संसाधन संरक्षण हुआ, पर्यावरण क्या क्षतिग्रस्त हो रहा था, उस पर मतलब देखा गया। आगे क्या, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तिगत तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत, ठीक है, वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की।
1968 में किसने किए थे? क्लब ऑफ रोम संसाधन संरक्षण की वकालत। तत्पश्चात 1974 में सुषमेर ने अपनी पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? सुषमेर। ठीक है, इसमें विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की। याद है महात्मा गांधी जी के मतलब क्या? किसी भी व्यक्ति के मतलब काम लायक हमारे पास संसाधन है, लेकिन उसके क्या पेट भरने के लिए है, पेटी भरने के लिए, ने उसका फिर से किए। 1987 में ब्रूडलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण के मूलाधार योगदान किया गया। ठीक है, रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास, ठीक है, सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन, हाँ आपको समझ में आ गया यहाँ ये क्या है कि मतलब ये सब संसाधन संरक्षण के विषय में सब क्या किया। 1968 में जो क्लब ऑफ रोम है ये भी क्या किए थे? संसाधन संरक्षण के विकास में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वकालत का मतलब क्या है उसमें ये किए। तत्पश्चात क्या सुषमेर ने जो क्या है महात्मा गांधी जी का कथन था कि स्माइल इज ब्यूटीफुल में वो बताएं कि क्या किसी भी व्यक्ति के पेट भरने के लिए हमारे पास बहुत संसाधन है, पेटी भरने के लिए नहीं। ऐसे ही बहुत सारे लोग क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए। आगे फिर से क्या बताया गया यहाँ बताया गया है कि संरक्षण की वकालत की, ठीक है, यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक के पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। यह सब रिपोर्ट जो वकालत ये सब किए, ये रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य, ये पुस्तक है हमारा साझा भविष्य, ठीक है, आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो, ठीक है, ब्राज़ील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया। यही सब काम क्या है 1992 में भी किया गया था पृथ्वी सम्मेलन द्वारा। ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था, आपको ऊपर एजेंडा 21 वाला जो था, और उससे पहले हो चुका था 1968 में, ठीक है, क्लब ऑफ रोम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो मतलब क्या संसाधन संरक्षण के लिए आवाज़ उठाए थे। उसके बाद क्या आपको यहाँ समझ में आना चाहिए, ठीक है, 1974 में क्या सुषमेर, 1968 में क्लब ऑफ रोम, और 1992 में एजेंडा 21 न हुआ। 1992 में ये प्रथम सम्मेलन था पृथ्वी का। यहाँ देखिए द्वितीय बताते हैं आपको, यहाँ है पृथ्वी, ठीक है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 23 जून 1997 में हुआ। ठीक है, पहला 1992, दूसरा 1997 को न्यूयॉर्क में हुआ। पहला कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो। प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष बाद आयोजित हुआ। इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है, आगे है आपका तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। क्या है? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन यहाँ है, ये 10 वर्ष बाद हुआ था, यानी आप जोड़ लीजिए ना 10 वर्ष बाद, यानी 92 था, ठीक है, 92 10 वर्ष 5 वर्ष 97 में हुआ। ये 2002 में हुआ था, ठीक है, जोहानबर्ग में आयोजित हुआ था, जोहानबर्ग में। ठीक है, इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधित 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था। इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकल सका। इस सम्मेलन में विश्व में विभिन्न देशों में लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 2000 लगभग प्रतिनिधि, लेकिन कोई क्या परिणाम नहीं निकला इसका। तो आपका चैप्टर ये कर दिए हम समाप्त। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और हम पढ़ने का तरीका बता दें, ये आपका हम क्या उसमें कि जो बहुत अच्छा था वो निकाले, हमसे भी कुछ छूट सकता है तो क्या करना है आपको, हम पढ़ने का तरीका बता देते हैं। पढ़ना कैसे है तो हम ये लेक्चर आप अगर देख लिए हैं तो सबसे पहले अगर लेक्चर अटैम्प्ट कर लिए तो आप जाइए, ये नोट्स तो हम, ठीक है, इसमें से कर ही लीजिएगा, ये पूरा कर लीजिएगा। जो हमसे छूट गया होगा आप अगर ऑब्जेक्टिव पीछे PYQ देखिएगा, ऐसे तो हो गया आपका पूरा, तो क्या कीजिएगा बुक पढ़िएगा आज ही। ठीक है, पूरे लेक्चर किए बुक पढ़िएगा, फिर अपना से नोट्स बनाइएगा, जो बच गया होगा हमसे छूट गया वो भी नोट्स में ऐड कीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा रिवाइज कीजिएगा, और फिर क्या टेस्ट, क्योंकि हम इसका ऑब्जेक्टिव करा देंगे। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए हम आपके लिए, और फिर कल अगला चैप्टर लेके आते हैं।